गुड मॉर्निंग बच्चों। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। कोरोना का टाइम चल रहा है, आप सभी को अपना ध्यान रखना है, हम भी अपना ध्यान रख रहे हैं। घर पे रहना है, लेकिन घर पे रहने के साथ साथ हमें पढ़ाई भी जारी रखनी है ना। तो उसी श्रृंखला में मैं आज आपके लिए दूसरा चैप्टर लेकर के आई हूँ, विच इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द अर्थ्स इंटीरियर। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी बच्चों सिर्फ वो नहीं है जो आप आउटर देख रहे हो, ठीक है ना। पृथ्वी के आंतरिक भाग में एक्चुअल में क्या है, कैसी रॉक्स हैं, कैसा उसका कॉम्पोजिशन है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम इस लेसन में देखेंगे, प्लस ये भी देखेंगे कि किन माध्यमों से हमें पता लगता है कि पृथ्वी जो है वो उसका नेचर कैसा है, उसका इंटीरियर कैसा है, कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं। तो उन सभी के बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। और देखिए, पृथ्वी के अंदर की जो मोस्टली जानकारी हमें मिली है बच्चों, वो इनडायरेक्ट सोर्सेज से ज़्यादा मिली है ना। क्योंकि जो डायरेक्ट सोर्सेज हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, उसमें लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा हैं। अब आप ये देख लीजिए, अगर हम कोई कुआं खोदते हैं, कोई बोर होल खोद रहे हैं, तो उसके द्वारा हम हार्डली कितने डेप्थ तक जा सकते हैं। हमारे पास लिमिटेशन है, हार्डली 12-13 किलोमीटर तक। लेकिन अगर मैं पृथ्वी के कोर की बात करूं, जो पृथ्वी का केंद्र है, उसकी दूरी लगभग 6371 किलोमीटर है। तो उसके मुकाबले में तो जो हम बोर होल्स खोदते हैं, कोई कुआं खोदते हैं, उसकी गहराई उसके कंपैरिजन में बिल्कुल नेग्लिजिबल है। ठीक है। तो हमें कैसे जानकारी हो कि पृथ्वी का इंटीरियर एक्चुअल में कैसा है, आंतरिक संरचना एक्चुअल में कैसी है, उसके लिए बहुत सारे इनडायरेक्ट सोर्सेज का हमें इस्तेमाल करना पड़ता है, जो भी आगे आगे इस लेसन में आपको मैं पॉइंट वाइज बताती भी चलूंगी। अब पृथ्वी का बच्चों इंटीरियर क्या पूरा का पूरा ठोस है, सॉलिड है, या गैसियस फॉर्म में है, या लिक्विड है, या इन सभी का मिक्सचर है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में ना टाइम टू टाइम रेज होते रहते हैं कि कैसा एक्चुअल में पृथ्वी अंदर से होगी, कैसा टेम्परेचर होगा वहाँ पे, किस प्रकार की रॉक्स होंगी, किस फॉर्म में होंगी। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस राइज हुए, इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए हमने बहुत सारे ऐसे इनडायरेक्ट सोर्सेज का इस्तेमाल किया, जिसके माध्यम से आज हमें जानकारी मिल चुकी है कि एक्चुअल में पृथ्वी अंदर से कैसी है। कैसी है हमारी पृथ्वी? एक बहुत ही सिंपल सा डायग्राम आपके लिए मैं लेकर आई हूँ, देखिए। बहुत ही इजी डायग्राम है, और डायग्राम मैंने वही इस्तेमाल करने की कोशिश की है जो एग्जाम में आप बहुत इजीली बना सको, जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग ना हो। फटाफट आप ड्रॉ कर लो और फिर आप अपना एक्सप्लेनेशन में आप टाइम लगाओ, ठीक है। तो देखिए, जो मुख्य रूप से हमने मानी है, हमने 4 लेयर्स मानी है बच्चों, ठीक है। जो आपके बुक्स में बता रखी मैं आपको वो बता रही हूँ। जो सबसे ऊपर की परत है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट, ठीक है। क्रस्ट, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, भूपृष्ठ, भूपरपटी भी हम नाम ले सकते हैं, जो हमें बाहरी रूप से दिखाई दे रही है, जिसके ऊपर हम हर प्रकार की एक्टिविटी कर रहे हैं। तो उस लेयर को हमने क्या बोला है, क्रस्ट। उससे नेक्स्ट में आप चली जाओगे तो आ जाएगी मेंटल। ये वो दूसरे वाला मेंटल नहीं है, स्पेलिंग देख लीजिएगा, बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है, मेंटल। और उसके बाद इस मेंटल को भी वैसे तो 2 पार्ट्स में बांटा हुआ है, आपकी बुक्स में दे रखा है, तो आप यहाँ पे फर्दर 2 पार्ट्स दिखा सकती हो, जिसमें हम अपर मेंटल और लोअर मेंटल की बात करते हैं। इन सब की प्रॉपर्टीज क्या है वो आगे आगे लेसन में आएंगी बच्चों, तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे जस्ट मैं आपको डायग्राम के माध्यम से वो लेयर्स दिखा रही हूँ। और जो सबसे अंदर की लेयर है उसे हम बोलते हैं कोर। उसी कोर के फिर फर्दर 2 पार्ट्स हैं, आउटर कोर और इनर कोर। इनर कोर का जो लास्ट बिंदु हो जाएगा बच्चों, उस बिंदु से क्रस्ट तक की जो पूरी दूरी है, दैट इज 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है ये इनर कोर का बिल्कुल जो मध्य बिंदु है, ठीक है, जिसे हम रेडियस भी बोल सकते हैं पृथ्वी की। तो ये आपके लेसन की शुरुआत है, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि मुख्य मुख्य जो है वो कौन सी कंसेंट्रिक लेयर्स हैं जिसमें हमने अपनी पृथ्वी को स्टडी किया है। देखिए, अब देखिए बच्चों, इसी में आपके फर्दर एक बहुत ही अच्छे तरीके से डायग्राम्स के माध्यम से हमने उनकी थिकनेस वगैरह बता दी। क्रस्ट आपको दिखाई दे रही है, मोस्टली वैसे आपके बुक्स में
33 किलोमीटर दिखाया रखा होगा, इसमें उन्होंने 75 किलोमीटर दिखा रखा है। जो आपको सुटेबल लगे आप लिख सकते हो। देन आपकी मेंटल आ जाती है। मेंटल जिसको हमने सेमी मोल्टन पार्ट माना है। सेमी मोल्टन का मतलब वो एक प्लास्टिक के रूप में काम करता है। जो वहाँ पे रॉक्स हैं वो सेमी मोल्टन अवस्था में है, जिन्हें हम ठोस भी नहीं कह सकते, जिसे हम प्रॉपर लिक्विड भी नहीं कह सकते। विस्कस फॉर्म बोलते हैं इसे, जैसे कि शहद होता है, ठीक है, विस्कस फॉर्म। तो वो अपनी मेंटल है, उसके बाद इनर कोर है और आउटर कोर। आउटर कोर पहले आएगा और फिर लास्ट में आपका आ जाएगा इनर कोर। तो दोनों डायग्राम्स हैं आपके सामने, जो आपको सुटेबल लगे आप दिखा सकते हो। और एक्चुअल में अब हम इसके माध्यम से इस लेसन को पढ़ेंगे कि एविडेंसेस ऑफ अर्थ इंटीरियर के। पृथ्वी के जो लेयर्स हमने पढ़ ली, क्रस्ट, मेंटल और कोर, इनका हमें पता कैसे लगा, कैसे हमने ये अंदाजा लगा लिया कि पृथ्वी इन मुख्य 3 भागों में बटी हुई है और अलग अलग जो है इनका नेचर है। 2 प्रकार के सोर्सेज हैं बच्चों, डायरेक्ट सोर्सेज हैं और इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं। जो डायरेक्ट सोर्सेज रहते हैं वो ऐसे हैं जिन्हें हम एक्चुअल में देख सकते हैं, जैसे कि हम ड्रिलिंग करते हैं, ठीक है, ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स चलते हैं बहुत बड़े बड़े, वल्केनिक इरप्शन होता है, ज्वालामुखी उद्गार, उसके माध्यम से लावा बाहर निकलता है, उसी लावा में फिर बहुत सारी रॉक्स भी बाहर निकलती हैं। हम उनकी स्टडी करके ये अंदाजा लगा लें कि हाँ पृथ्वी के अंदर ऐसा ऐसा होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर ज्वालामुखी फट रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो चट्टानें पिघली हुई अवस्था में है, जो कि जहां भी उनको कोई ऐसा सरफेस मिलता है जिसमें कोई क्रैक है तो उसके माध्यम से फिर वो बाहर निकल आती हैं। तो हम कुछ ना कुछ आइडिया इनसे भी ले सकते थे। लेकिन जो इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं वो ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, क्योंकि उनके माध्यम से प्रॉपर हमने ऑब्जर्वेशन की है, रिकॉर्डिंग्स की है कुछ चीज़ें, और उसके बाद ही हमें पता लगा है कि एक्चुअल में कैसा इंटीरियर पृथ्वी का है। तो इनडायरेक्ट सोर्सेज के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी कुछ ज़्यादा है। जो आपके सिलेबस में है मैं नंबर वाइज आपको बताती चलती हूँ। जो सबसे पहले आपका आ जाता है बच्चों, वो आता है डेंसिटी। ठीक है, इन्हें हम आर्टिफिशियल सोर्सेज भी बोल सकते हैं, क्योंकि इन्हें हम देख नहीं सकते, इन्हें हमने जस्ट ऑब्जर्व किया है, मॉनिटर किया है इन चीज़ों को हमने। सबसे पहले जो प्रमाण है आपके वो है घनत्व पर आधारित प्रमाण, या डेंसिटी जिसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे। देखिए ग्राफ आपको नजर आ रहा है बच्चों, जो हॉरिजेंटल लाइन है उस हॉरिजेंटल लाइन का मतलब है डेप्थ, कि कैसे कैसे गहराई बढ़ती जाएगी। 1000, 2000, 3, 4, 5 और लास्ट में आपका आ जाएगा 6000। 6000 का मतलब 6371, क्योंकि यही अंतिम बिंदु है ना पृथ्वी का। इसके आगे तो सेंटर तो पृथ्वी का यही है, ठीक है, इसके आगे तो फिर अगेन जो है दूसरा पार्ट शुरू हो जाएगा। तो 6371 की ही हम बात करेंगे हॉरिजेंटल लाइन में, और जो आपकी वर्टिकल लाइन है उसमें हम डेंसिटी दिखा रहे हैं। और जो बीच में आपको दिख रहा है ये है आपकी डेंसिटी को जो हमने ऑब्जर्व किया है। आप देखिएगा कि जो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है वो नीचे है, धीरे 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 जब मेंटल की तरफ गए तो डेंसिटी बढ़ गई, फिर एकदम से बिल्कुल हाइक होता है इसमें, देखिए बिल्कुल वर्टिकल लाइन। और उसके बाद धीरे धीरे कोर की तरफ हम जाएंगे तो डेंसिटी और भी बढ़ती चली जाएंगी। बहुत ही सिंपल सी ऑब्जर्वेशन है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी में गहराई पर जाएंगे तो घनत्व जो है वो बढ़ता चला जाएगा। सिंपल सी ऑब्जर्वेशन है ना। हमने क्रस्ट से शुरुआत की है, मेंटल की तरफ गए तो और बढ़ा, मेंटल से फिर जैसे ही कोर शुरू होगा तो एकदम से राइज होगी, और आगे जाके वो और भी बढ़ती चली जाएगी डेंसिटी। ठीक है, हम नॉर्मली ये मानते हैं कि जो पृथ्वी का एवरेज डेंसिटी है वो है 5.5, 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, हम ये मान के चलते हैं। सेंटीमीटर क्यूब भी से अंग्रेजी में हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो एवरेज तो ये है बच्चों। जो आपका क्रस्ट है उसका 2.5 है, 2.7 भी मिलेगा बुक्स में, 2.7 ही लिख सकते हैं आप। जैसे जैसे हम और आगे बढ़ेंगे तो 3.5 तक चला जाएगा, और जब जैसे जैसे आप अपने लास्ट में कोर पे चले जाओगे तो ये जो आपकी संख्या है वो 11 या 12 तक चली जाएगी, माने कि धीरे धीरे हम बढ़े हैं 2.7 से 3.5, और फिर एकदम से जब कोर में जाएंगे तो डेंसिटी बढ़ के 11 से 12 हो जाएंगी। तो इस ऑब्जर्वेशन से हमें पृथ्वी के अंदर के बारे में क्या पता लगा, हमें इंटीरियर के बारे में ये पता लगा कि पूरी की पूरी जो पृथ्वी है उसकी संरचना जो है वो अलग अलग चट्टानों से हुई है। अगर पूरी पृथ्वी में एक जैसी ही चट्टानें होती, उसकी संरचना एक जैसी होती, तो जो ये डेंसिटी के वेरिएशन हैं ये नहीं होते, ये बिल्कुल एक प्लेन लाइन मिलती है आपको। समझ रहे हैं आप। लेकिन अगर इसमें इतनी विभिन्नता मिली है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो पृथ्वी की संरचना है उसके अंदर जो आपकी चट्टानें हैं, रॉक्स हैं, जो कॉम्पोजिशन है उसमें बहुत सारी वेरिएशंस हैं।
ठीक है। जो नेक्स्ट आपका आ जाता है बच्चों, वो आ जाता है प्रेशर। अब प्रेशर में देखिए इसमें टेम्परेचर भी दिखा रखा है, टेम्परेचर को आप बेशक से हटा दीजिएगा बिकॉज जो नेक्स्ट आपका आएगा डायग्राम उसमें टेम्परेचर मैंने दिखाया है। ठीक है, इसमें सिर्फ हम प्रेशर की बात कर सकते हैं। सेम वही चीज़ है जो हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम किसकी बात कर रहे हैं, अपने डेप्थ की, और जो वर्टिकल लाइन है उसमें हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। टेम्परेचर बिल्कुल स्ट्रेट बढ़ रहा, सॉरी प्रेशर जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट बढ़ रहा है, दिख रहा होगा आपको। यानी कि जो पृथ्वी की बिल्कुल ऊपरी लेयर है क्रस्ट, उस पे प्रेशर बहुत कम है। जैसे जैसे हम अंदर चले जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। तो बहुत सिंपल सी बात है ना, जो सबसे नीचे की लेयर होगी उसके ऊपर जो अपर लेयर उसका प्रेशर पड़ेगा, तो सबसे बाहरी जो लेयर होगी उस पर प्रेशर सबसे कम होगा, और जो बिल्कुल इंटीरियर की लेयर होगी उसके अंदर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। और इसी प्रेशर की वजह से जो क्रोड के अंदर, जिसे कोर या क्रोड हम बोल देते हैं, जो पृथ्वी की सबसे अंदर की लेयर है, उस कोर में प्रेशर बहुत ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, जो वहाँ की रॉक्स हैं वो हार्ड बिहेव करती हैं। ठीक है, मोस्टली हम ये मानते हैं कि जो कोर है वो ठोस नहीं है, एक्चुअल में वो सेमी लिक्विड स्टेट में है, लेकिन उसके ऊपर प्रेशर इतना ज्यादा है कि वो जो सेमी लिक्विड फॉर्म के अंदर भी जो वहाँ के मटेरियल है वो हार्ड बिहेव करते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है। जो तीसरा आपका आ जाता है गर्ल्स, वो आ जाता है तापमान के ऊपर आधारित आपके प्रमाण, टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर तो देखिए राइज होगा ही, हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर हम जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, क्या रीजंस हैं इसके, देखिए कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं पृथ्वी के अंदर, कुछ इंटरनल फोर्सेस होती हैं, और कुछ ऐसे रेडियो एक्टिव मटीरियल्स हैं पृथ्वी के अंदर जो सेल्फ डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं, जैसे कि यूरेनियम है, थोरियम, ये अपने आप टूटते जाएंगे इनका। ठीक है, तो फिर वो हीट रिलीज करेंगे, और ज्वालामुखी आते हैं, अंदर से लावा निकलता है फिर। तो ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं पृथ्वी के जब अंदर जाएंगे तो टेम्परेचर जो है वो राइज होता चला जाएगा। रीजंस मैंने आपको बताए, और आपकी बुक्स में बच्चों कुछ इसके बारे में जुड़े हुए कुछ ऐसी संख्याएं हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि पूरी पृथ्वी के ऊपर जो ये रेट है वो समान रहेगा। क्या रेट है वो, हम ये मानते हैं कि पृथ्वी में 32 मीटर की गहराई पर, 32 मीटर की गहराई पर अगर आप जाओगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा। 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा। और अगर इसी रेट से हम पृथ्वी के अंदर जाते जाएं, कितने अंदर, 6371 किलोमीटर तक हम जाते चले जाएं, और अगर इसी रेट से एक एक डिग्री टेम्परेचर बढ़ता चला जाए, तो जो पृथ्वी का बिल्कुल अंतरतम हिस्सा है वहां का टेम्परेचर 2 लाख डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। 2 लाख डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, बट दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि गहराई के साथ साथ जो तापमान बढ़ने की स्पीड है, जो रेट है, वो घटती चली जाएगी। यानी कि तापमान बढ़े तो होगा, लेकिन जो 32 मीटर पर 1 डिग्री बढ़ रहा था उसकी जो रेंज है वो बढ़ती चली जाएगी। यानी कि 100 किलोमीटर की गहराई पर 12 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा, 100 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक 2 डिग्री, और उसके बाद 300 किलोमीटर से नीचे 1 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर की रेट से टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। तो इस रेट से अगर हम कैलकुलेशन करें तो पृथ्वी के जो बिल्कुल इंटीरियर पार्ट है वहां का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और अगर इतना अधिक टेम्परेचर पृथ्वी के अंदर है तो ऑब्वियस सी बात है कि इतने हैवी टेम्परेचर के ऊपर जो क्रोड है उसमें चाहे कोई भी रॉक हो वो ठोस अवस्था में नहीं रह सकती, क्योंकि इतना अधिक टेम्परेचर तो किसी भी वस्तु को सॉलिड अवस्था में नहीं रहने देगा। तो इससे क्या मतलब है कि पृथ्वी के जो बिल्कुल इंटीरियर पार्ट की रॉक्स हैं वो कैसी अवस्था में होनी चाहिए, या तो वो होनी चाहिए तरल अवस्था में, लिक्विड फॉर्म में, या फिर वो गैसियस फॉर्म में होनी चाहिए। लेकिन गैसियस फॉर्म में होना संभव नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से तो बहुत सारी जियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अब तक हम फेस कर चुके होते। तो जो लास्ट ऑप्शन बच जाता है दैट इज कि वो तरल अवस्था में, लेकिन तरल अवस्था में प्रॉपर नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेमी लिक्विड फॉर्म, कि वे हैं तो ठोस अवस्था में, ठीक तरल अवस्था में है, लेकिन व्यवहार किसकी तरह करते हैं, बिहेव किसकी तरह करते हैं, ठोस अवस्था में। ठीक है, तो इन तीनों के माध्यम से, तीनों कौन से, हमने सबसे पहले पढ़ा था डेंसिटी, फिर हमने बात की है प्रेशर की,
और फिर हमने बात की है टेम्परेचर की, और तीनों के बारे में मैं आपको दोबारा बता दूं कि तीनों जो हैं वो क्रस्ट से कोर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, चाहे डेंसिटी हो, चाहे प्रेशर हो, चाहे टेम्परेचर हो, ये तीनों क्रस्ट में कम होंगे। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मेंटल में और फिर लास्ट में हम चले जाएंगे कोर में, तो ये तीनों की जो रेंज है वो बढ़ जाएगी। वो इंटीरियर में सबसे ज्यादा होंगे, कोर में सबसे ज्यादा होंगे, ये इस चीज का क्रक्स है बच्चों। ठीक है। और ये एक मैंने डायग्राम बनाया था, आपकी बुक्स में नहीं है। इन सभी चीज़ों को कंपाइल हमने किया है कि देखिए प्रॉपर्टी बताई है एक कॉलम में मैंने, फिर क्रस्ट, मेंटल और कोर की मैंने बात की है। ये मैंने बताया है कि जो क्रस्ट है वो पृथ्वी के कुल मास का कितना परसेंट है, लेस देन 1%। 70% मेंटल है क्योंकि गहराई ज़्यादा है उसके, 30% क्या है, कोर। फिर उसकी स्टेट की, वो किस अवस्था में, क्रस्ट किस अवस्था में है, ब्रोकन रॉक्स है, हार्ड रॉक्स है ना क्रस्ट में, जो हमें ऊपर सॉलिड है तभी तो हम उस पर रह पा रहे हैं ना। ठीक है। उसके बाद मेंटल में मैंने बताया वो प्लास्टिक अवस्था में है, और कोर जो है वो सेमी लिक्विड अवस्था में। फिर उसकी डेप्थ है बच्चों क्रस्ट की हम तकरीबन 33 मानते हैं। मेंटल लगभग 3029 भी मिलेगा बुक्स में, 3029 कुछ भी लिख दीजिएगा। और जो कोर है उसकी जो अंतिम लिमिट है वो है 6370 या 71, आप कुछ भी लिख सकते हो। फिर अगेन डेंसिटी की हमने बात की थी, क्रस्ट की 2.7 मैंने बताई है, मेंटल 3.5, और कोर तक जाते जाते वो और भी अधिक बढ़ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट को बाद में बताऊंगी, उससे नेक्स्ट में आएगी टेम्परेचर। ठीक है। केल्विन में हमने इसको मेजर किया है। टेम्परेचर को मापने की बहुत सारी इकाइयां हैं, सेल्सियस में भी हम माप सकते हैं और फ़ारेनहाइट में भी नापते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं केल्विन की, तो 300 से देखिए हाइक हो गया है मेंटल में, और फिर कोर में वो 5000 तक पहुंच गया है। सेम ऐसे ही प्रेशर है, देखिए 1000 था, फिर ये उसमें आगे और जीरो बढ़ते चली जाएंगे, तो कोर में वो 10 की पावर 7 तक पहुंच गया है। ठीक है। और जो बीच में मैंने रो छोड़ी थी वो थी रिप्रेजेंटेटिव केमिकल कंपोजिशन, कि एक्चुअल में जो क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, उनकी जो रॉक्स हैं वो कैसी हैं, और उसमें जो एलिमेंट मिलते हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये जो Si और O2 है, इसका मतलब क्या है, Si का मतलब है सिलिका, सिलिका बहुत ज्यादा मिलती है क्रस्ट में। ठीक है। ऑक्सीजन है। फिर उसके बाद मेंटल में हम बात कर रहे हैं फेरस की, मैग्नीशियम की, सिलिका दोबारा यहाँ पे मिलेगी। और कोर में हमने बात की है फेरस की और निकल की। इन्होंने उल्टा लिखा है, इसे Ni को हम पहले लिखते हैं, Fe को बाद में लिखते हैं, तो इसको कंबाइन करके हम क्या बोल देते हैं, निफे। Ni का मतलब निकिल और Fe का मतलब फेरस, फेरस मतलब लोहा। पृथ्वी के जो बिल्कुल अंतरतम हिस्सा है जिसको हमने कोर बोला है बच्चों, वहां पे निकल और फेरस नाम के पदार्थ मिलते हैं। फेरस यानी कि लोहा। और क्योंकि इनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, चुंबकीय तत्व होते हैं, यही वजह है कि कोई भी वस्तु अगर आप हवा में उछालते हो तो वो वापस कहाँ गिरेगी, पृथ्वी पे। क्यों? क्योंकि पृथ्वी अपनी तरफ आकर्षित करती है हर वस्तु को, क्योंकि उसके अंदर चुंबकीय तत्व है। ठीक है। तो ये इस लेसन का आपका फर्स्ट पार्ट है बच्चों, और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इसी लेसन को। अभी फिलहाल आप इतना कीजिए। थैंक यू।